हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर 9th क्लास। ये जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका चैप्टर वाइज, लास्ट तो आपने समझा था इंडस्ट्रियल चेंजेस कैसे थे, सोसाइटी चेंजेस हैं। फिर हमने रशिया में जो बैकग्राउंड था वो समझा था, एम्पायर को समझा था, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझे थे। मैप को समझाने की कोशिश मेरी हो रही थी आपको। अगर आप मैप को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बहुत हार्ड लगे, इजी ही लगेगा। आप देख सकते हैं मेनली एम्पायर की तरह ही बात हो रही है, ठीक है। और लेकिन इस टाइम तक आते आते जब आप पीछे पड़ रहे हैं कि फ्रांस एक पॉपुलरली डेमोक्रेटिक नेशन बन गया है, तो वो एग्जिस्टेंस में आ गया है। आप 10th में आएंगे तो आप पढ़ेंगे जर्मनी भी बन जाता है, इटली भी बन जाता है, बहुत सारे बन रहे हैं। मतलब नेशन थ्योरी जो है वो बहुत डेवलप हो रही है। आप देख सकते हैं सारे नेशन इस टाइम इस पर आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से लेके बड़े। बट ये अब आप जब इसको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी जो है डिमोलाइज्ड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि कलर वाइज ये चीज़ें किस तरह की हैं। हालांकि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम की चीज़ें दिखाने की, समझाने की कोशिश की है कि सेंट्रल एलाइड पावर्स क्या थे, वो हम समझेंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा समझने में। अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसके बाद कैसे हालात होते हैं मेस में या किसी पब्लिक प्लेस पे, आप देख सकते हैं। आप शायद पिक्चर के ज़रिए इन लोग के शक्लों से देख सकते हैं कैसे हालात हैं, किस तरह के हालातों में खा रहे हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट पीजेंट हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। ये चैरिटेबल जो किचन्स होती हैं या बहुत गरीब खाने वाले घर होते हैं, वहाँ ये लोग रह रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो लेकिन कितनी बुरे हालात हैं, आप उन चीज़ों को थोड़ा सा समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इकोनॉमी सोसाइटी की तरफ चलते हैं, किस तरह की इकोनॉमी थी रशिया की और सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। बिगिनिंग में क्या था 20th सेंचुरी में, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशिया पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। इंडिया में भी यही था, हर कंट्री की शुरुआत भी ऐसे ही है। 85% ऑफ रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। रशियन एम्पायर की बात हो रही है पूरी। अब मतलब जो आज के फ्री नेशन बने हुए हैं आफ्टर 1917, उसके बाद आज ही मॉडर्न स्टेट में आप जाएंगे ना, तो थोड़ा सा आप आगे जाएंगे इस चैप्टर के तो आप पढ़ेंगे सोवियत यूनियन बनने के बाद वो बेटा डिमोलाइज्ड भी हुआ है और 15 कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुए थे। तो उनकी अर्निंग जो है वो भी एग्रीकल्चर से ही हो रही है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की। दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। अब चाहे पूरे यूरोप की बात करो आप, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो उस टाइम 85% ऑफ पॉपुलेशन मोस्ट ऑफ क्या कहते हैं रशिया की एग्रीकल्चरिस्ट ही है। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%, ठीक। अब दूसरे कंट्री की तरफ जाओ, जैसे फ्रांस की तरफ गए, जर्मनी की तरफ गए, वहाँ सिर्फ हाफ है या 40% है। बट 85% के अकॉर्डिंग आप चीज़ें कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रशिया की हालत कैसे हो सकती है आप थोड़ा सा समझ सकते हैं उस चीज़ को। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट्स। अब जो उगा रहे हैं बेचारे किसान हैं, वो मार्केट के लिए ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ फॉर देयर ओन नीड्स, और ख़ुद की ज़रूरत के लिए भी। आज भी आप देखो पीजेंट्स हों या कोई भी कल्टिवेटर्स हों, जो उनकी खुद की ज़रूरत होती है उसको उसको करने के बाद और सारी चीज़ों के बाद वो प्रोड्यूस खुद के लिए भी खुद करते हैं ताकि वो थोड़ा अर्निंग उससे कर सकें। एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। और जब 85% लोग फार्मिंग से जुड़े होंगे तो सिंपल सी बात है कि एक्सपोर्ट ही करेंगे आप अपने अमाउंट को, जो ग्रेनरी अमाउंट है आपका, चाहे वीट का हो, चाहे बार्ले का हो, राइस का हो, पल्सेस का हो, वटेवर जो आप जिन्हें बोलते हैं बीन सीड्स होते हैं, है ना, ऑयली सीड्स होते हैं उन सब की, तो वो एक्सपोर्टर थे बड़े, ठीक है। तो उससे उन्हें कुछ फ़ायदा मिलता ही था। अब बात करते, ये तो हो गया पीजेंट्री पे। अब बात आती है इंडस्ट्री की। वो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। अब पॉकेट्स का मतलब जेब की तरह, तो यहाँ इन पॉकेट्स का मतलब है कि इंडस्ट्री इतनी कम थी कि आप उसको काउंट कर सकते हैं, कुछ गिने चुने ही इंडस्ट्री लगी हुई है, इसलिए इस वर्ड को यूज़ किया कि इंडस्ट्री वॉज इन पॉकेट्स, ठीक, काउंटिंग में। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। आज भी अगर बात करें तो मॉस्को कैपिटल है रशिया की, सेंट पीटर्सबर्ग एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे
महल हुआ करते थे ज़ार निकोलस के, वो ज़ार फैमिलीज़ के। तो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया सिर्फ वहीं थे और कहीं भी नहीं थे, ठीक। क्राफ्टमैन अंडर टुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। क्राफ्टमैन समझते हैं ना आप लोग, जो कारीगर लोग होते हैं, कामगार लोग होते हैं, चाहे वो पत्थर से चीज़ें बना रहे हों, ईंट बना रहे हों, कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बना रहे हों, बहुत होता है। आप अपने आसपास देखें, कपड़े बुनना, एवरीथिंग, छोटे छोटे मटेरियल गुड्स बनाना, डेली नीड्स की चीज़ें बनाना, वो सारे लोग। अब ये सारे लोग प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा है, ठीक, इस तरह की चीज़ें। बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलॉन्गसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप, लेकिन बड़ी फैक्ट्रियाँ भी थी वहाँ पे, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। जो क्राफ्ट वर्कशॉप है उसके आसपास ही बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, बट बहुत बड़ी नहीं। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890s। ये बिगिनिंग बता रहा है कि 1890s में वहाँ फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी हैं। व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वो एक्सटेंडेड, जब रशिया में रेलवे लाइन बिछ रही है, रेलवे लाइन बिछेगी तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जो हैवी इंडस्ट्री है, वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इस चीज़ को तो आप सोच के ही चलें भाई, ये तो किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है इकोनॉमी का। अगर आपके पास हैवी स्टील इंडस्ट्री नहीं है तो आप बहुत बैकवर्ड होंगे। इसलिए 1954 और उसके बाद में हमारे यहाँ नेहरू जी ने कम से कम 3-4 प्लांट हैवी इंडस्ट्री के लगवाए थे। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और एक और है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो जमशेदपुर में भी, हालांकि वो टाटा वालों ने लगाया था, आपने 8th क्लास में पढ़ा था। अगर वो हमारे यहाँ नहीं होती तो आज हम इतने डेवलपिंग कंट्री नहीं होते। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इंक्रीज्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, बाहरी निवेश, बाहर के लोगों का पैसा लगाओ। लाइक दैट जीमेल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, अमेज़ॉन हो, ये सब इंडिया में आके अपना पैसा लगा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ की ग्रोथ भी हो रही है, वहाँ की ग्रोथ भी हो रही है। कोल प्रोडक्शन डबल्ड। कोल प्रोडक्शन तो डबल किया है। आयरन स्टील आउटपुट को क्वाड्रुपल किया है, मतलब 4 गुना ज़्यादा किया है। बाय द 1900 सिर्फ 10 साल में या 20 साल में इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। वो ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो, और जो क्राफ्टमैन, मैंने आपको बताया था ना, कामगीर लोग हैं, वो नंबर में इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है, और जो कामगार कारीगर लोग हैं वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ तेज़ी से हो तो रहा है, बट हैवी इंडस्ट्रीज़ में नहीं, ओनली क्राफ्टमैनशिप और सिर्फ यहीं तक सीमित है अभी। कोल इंडस्ट्री में, सिर्फ कोल इंडस्ट्री में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, अब इंडस्ट्री की बात हुई है तो मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब वहाँ लगे भी थे तो गवर्नमेंट उस पर कोई अपना मतलब क्या कहते हैं, अब क्योंकि एम्पायर है तो राजा उतना इंटरेस्ट ले नहीं रहा है। प्राइवेटली लोग जितना डेवलपमेंट चाह रहे हैं, प्राइवेटली लोग जितना इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उस बेस पे लगा रहे हैं। और आप जानते हैं कैपिटलिस्ट लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज़। गवर्नमेंट ने हालांकि उनको थोड़ा सा चलाना भी शुरू किया। सुपरवाइज का मतलब होता है अपने अंडर काम करके लेके चलना लार्ज फैक्ट्रीज़ को, टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। जो काम के घंटे हैं उनको लिमिटेड किया जाए, ये गवर्नमेंट ने इस पर सुपरविज़न लाया, ठीक। और मिनिमम वेजेस, मजदूरी भी मिले। ऐसा नहीं पूरे दिन भर काम किया तो आपको 200 ही मिले, मतलब पूरे दिन भर अगर आप काम करते हैं इतने घंटे तक तो आपको 350 रुपये मिलेंगे, जैसे आज है। तो इससे ज़्यादा काम करे तो ज़्यादा मिलेगा, और कम काम करके हाफ दिन से ज़्यादा मिले तो भी 350 मिले। ये लेबर लॉ होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं, बट पहले ऐसे एक साथ चेंज नहीं हुए हैं, धीरे धीरे चेंज हुए हैं, ठीक है। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकर। और जो फैक्ट्री में इंस्पेक्टर्स रखे गए हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, भालने के लिए, वो बचा भी नहीं पा रहे हैं कि ब्रेक हो रहे हैं रूल। उसका रीज़न भी यही है कि मज़दूरी कम है, काम के घंटे ज़्यादा हैं। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो स्मॉल वर्कशॉप में, क्राफ्ट यूनिट में कोई 15 घंटे काम नहीं करता है। बट उस टाइम क्योंकि हालात ऐसे हैं, हम सोसाइटी को पढ़ रहे हैं रशिया की कैसे हैं, और उसको कंपेयर हो रहा है 10-12 घंटे से, जो कि फैक्ट्रीज़ में, मतलब वर्कशॉप पे 15 घंटे, फैक्ट्री में 12-12 घंटे, और वेजेस ना के बराबर है, बहुत कम है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, फूड की शॉर्टेज है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में। एकोमोडेशन जो होती हैं बेटा, वो होता है, एकोमोडेशन का मतलब होता है आपको सुविधाएं क्या मिल रही हैं। वेरीड फ्रॉम रूम टू डोरमेट्रीज़। रूम्स भी अवेलेबल हैं कहीं कहीं, बट ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी सुविधाएं हो वहाँ पे।
डोरमेट्री क्या होते हैं? डोरमेट्री होती हैं, आपने देखे होंगे, एक के बेड के ऊपर तीसरे चौथे 5 ऐसे बेड लगे होते हैं और लोग उस पे अपना यूज़ कर रहे होते हैं, लेटे होते हैं। वो सिस्टम हो गया आपका डोरमेट्री का। आज भी होता है, मतलब एक बेड है, फिर उसके ऊपर दूसरा बेड है, तीसरा बेड है, चौथा बेड है। जैसे कई बार बच्चों के हॉस्टल में ऐसी चीज़ पाई जाती हैं कई सारी जगह। तो वो सुविधाएं वहाँ पे हैं लोगों को। ऐसा नहीं कि बंगलो मिला हुआ है, फ्लैट मिला हुआ आज की तरह, ऐसा बिल्कुल नहीं। सोने की जगह आप देख सकते हैं कि लंबा सा हॉल बना दिया जाता है और इस तरह से बेड पड़े हुए हैं। और वो भी ऐसा नहीं है, देखो आप कुछ एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, एक छोटा सा ये तख्ती लगी हुई है, एक के लेटने की सिर्फ इतनी जगह है। अगर आप करवट लेना चाहें तो आपको दिक्कत हो तो आप सिर्फ सीधे लेट जाइए या एक करवट और लेके लेट जाइए, जगह आपको सिर्फ इतनी मिलेगी। और इस तरह से वहाँ पर लेटने की और जगह होती थी वर्कर्स के लिए। ये वर्कर्स का स्लीपिंग बंकर है डोरमेट्री की। उसमें अब डोरमेट्री कैसे होते हैं बेटा, इसी बेड के ऊपर एक और बेड, फिर एक और बेड, फिर एक और बेड, ऐसे करके। तो कहते हैं कि वो जगह कम घेरता है। अब इसी पूरे रूम की बात करें, अगर ये इस तरह से स्टोरी वाइज ऐसे डोरमेट्री लगा दिए जाएँ तो आप सोच के देखो इस रूम में कितने हज़ारों लोग एक साथ आ सकते हैं। तो ऐसे ही सिस्टम वहाँ चलता था। यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, अपनी इनकम बचा के इस तरह की चीज़ों को दे रहे हैं ताकि उन्हें फ़ायदा ज़्यादा हो, उन्हें ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। दे स्लेप्ट इन शिफ्ट एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिलीज़ विद देम। ये लोग शिफ्ट में यहाँ सोते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये लोग सो रहे हैं तो जो काम करने वाले हैं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये लोग सो रहे हैं। जब ये जग के यहाँ काम करने चले जाएंगे तो ये लोग वापस यहाँ आ जाएंगे। इस तरह शिफ्ट वाइज काम चलता है। ये लोग चले जाएंगे तो वहाँ वाले लोग हैं, फिर वो यहाँ सोने चले आएंगे। और आप फैमिली को रख नहीं सकते हैं, सिर्फ इतना ही लेटने की जगह है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, ये सोसाइटी के वहाँ के कड़वे सच हैं। आगे इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, मैं आपको बता दूँ। इसमें लिखा है कि वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप। अब सीधी सी बात है, हमारे यहाँ भी चीज़ें होती हैं। हम सोसाइटी में बहुत तरीके से डिवाइडेड हैं। चाहे मज़दूरों को ले लो तो मज़दूर है, राजमिस्त्री है, या मार्बल लगाने वाला है, टाइल लगाने वाला है। तो आप देखेंगे उनके बीच भी बड़ा एक कंपटीशन सर। वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, मज़दूर को बिल्कुल ही मज़दूर की तरह समझते हैं, प्रॉपर बिहेव नहीं हर तरीके से। वैसे रशिया में भी था। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेजेस फ्रॉम वेयर दे केम। कुछ लोग का तो ठीक है, गाँव से ताल्लुक़ है, स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से आए वहाँ से। अदर हैड सेटल इन सिटीज़ परमानेंटली। कुछ लोग शहरों में परमानेंटली बस गए कई समय से। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। हाँ, लेकिन एक चीज़ थी, वो अपने काम के बेस पे, स्किल मतलब जो काम को जानते हैं उसके बेस पे ये लोग आपस में डिवाइडेड हैं। ए मेटल वर्कर, अब जैसे कोई धातु का काम करने वाला है सेंट पीटर्सबर्ग में, रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स, उसको वहाँ पे मेटल वर्कर्स कहा जा रहा है। कंसीडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग द अदर वर्कर। ऐसा लगता है जैसे अदर वर्कर के बीच में अपने आप को एरिस्टोक्रेट मतलब सामंत। वो आपको याद है ना, एरिस्टोक्रेसी थी फ्रांस में, कोई बहुत बड़े महंत आए हैं, वो उस जैसा समझ रहा है अपने आप को, एक मेटल वर्कर और वर्कर्स की अपेक्षा। तो ऐसे ही अपने सोसाइटी में आज भी ये चीज़ होती है। राजमिस्त्री अपने आप को बहुत कुछ समझता है, वो मज़दूरों से उसी तरह बिहेव करता है जैसे उससे बहुत बड़ा आदमी है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो चिनाई कर रहा है वो भी मज़दूरी करता होगा, बाद में चिनाई करके आगे बढ़ा होगा। रशिया में भी यही हाल है। मेटल वर्कर को लगता है मैं बहुत बड़ा एरिस्टोक्रेट हूँ, सामंतवादी या टाइप आदमी हूँ, मैं बहुत रईस आदमी हूँ। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। और जो उनका काम था वो बहुत ट्रेनिंग मांगते हैं, बहुत वर्क मांगते हैं। कोई भी वर्क करने के बाद ही, ट्रेनिंग करने के बाद ही आप उसमें थोड़ा सा अच्छा डिमांड महसूस करेंगे, आप अपने आप में अच्छी स्किल को पाएंगे। वुमेन मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914 तक की वो बात कर रहा है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक आते आते 31% वुमेन काम कर रही हैं वहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये है कि उन्हें पैसा कम मिल रहा है मैन से। दे वर पेड लेस देन मैन। आदमियों से उन्हें कम पैसा मिलता है, या तो हाफ मिलता है या फिर 3/4 मिलता है आदमियों की वेजेस से। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आदमी को 100 रुपये मिल रहे हैं तो या तो उन्हें 50 रुपये मिल रहे हैं या 25 रुपये मिल रहे हैं। ये हालात थे रशिया में। तो पीजेंट, इंडस्ट्रियल वर्कर, मेटल वर्कर, वुमेन्स, कैपिटलिस्ट, आपने छोटी छोटी चीज़ें समझी हैं। ये रशिया की सोसाइटी है उस टाइम पे। अब धीरे धीरे यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि वहाँ चेंजेस और किस तरीके से हो रहा है और रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत किस तरह से हो रही है। वो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जो आगे हम यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है। डिविज़न्स हैं और किस तरह से हैं, और कुछ चीज़ें आपको आगे ले चलेंगे। और
ठीक है, ये कल से स्टार्ट होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।